नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों, आज की चर्चा में हम केंद्र में रखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी को, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी को आज जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। तो जी हाँ साथियों, अब भाजपा के दिग्गज नेता रहे और वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस साल कर्पूरी ठाकुर के बाद भारत रत्न पाने वाले वो दूसरे नेता होंगे। और लाल कृष्ण आडवाणी जो है, अगर हम अटल जी की बात करें और अगर हम नानाजी देशमुख की बात करें, तो उसके बाद सब ये पाने वाले, यानी कि जो भारत रत्न का सम्मान है इसे पाने वाले ये तीसरे बड़े नेता होंगे। तो जी हाँ साथियों, इन तीनों ही नेताओं ये तीनों ही नेता भाजपा से आते हैं और इसके पहले मतलब अलग अलग सालों में इन्हें ये सम्मान दिया गया है। हालांकि अगर इस साल की बात करें तो इस साल अभी कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था। बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक बड़ी शख्सियत थे कर्पूरी ठाकुर। उन्हें बिहार में एक तरीके से बिहार के परिवर्तन के लिए दलित और आदिवासी समाज के उत्थान के कार्य के लिए जाना जाता था, तो उनको दिया गया था। इसके बाद में तमाम ऐसे लोगों से मांग उठी थी कि लाल कृष्ण आडवाणी को भी जो है भारत रत्न दिया जाए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया और उन्होंने ये तय किया कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाए। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनसे फ़ोन पर बात की और उन्होंने उन्हें मतलब जो है भारत रत्न दिए जाने की बात कही। इसे लेकर के जो पहली प्रतिक्रिया आई वो आई है उनकी बेटी की तरफ से। लाल कृष्ण आडवाणी की जो उनके जो परिवारीजन हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई, तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत ही खुशी है और हम फूले नहीं मतलब समा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे दादा ने ये बड़ा काम किया था, यानी कि उन्होंने मतलब जिस तरीके से जिम्मेदारी निभाई थी भारतीय जनता पार्टी के उत्थान में और देश में अपना जो उनका प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल रहा, उसको लेकर के उन्होंने जिस तरीके से काम किया था, शायद ये उसी का सम्मान है। लाल कृष्ण आडवाणी के अगर हम करियर की बात करें और उनके कुछ विकास मतलब उनके द्वारा कुछ किए गए बड़े कार्यों की बात करें, तो अगर हम उनके बड़े कार्य पर नज़र डालें तो उनका बड़ा कार्य, सबसे बड़ा ये कार्य था कि प्रेस पर जो सेंसरशिप लगी थी, प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे इमरजेंसी के दौरान, उसे हटाने का काम जो किया था वो इन्होंने ही किया था। सूचना और प्रसारण मंत्री थे ये उस वक्त, और उसके बाद में ये इन्होंने गृह मंत्रालय और उप मुख्यमंत्री पद का भी पदभार निभाया था। लेकिन अगर सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखें तो उन्होंने जिस तरीके से प्रेस की आज़ादी उस वक्त छिन्न भिन्न थी और प्रेस पर जो है जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो उसके बाद तमाम प्रेस को बैन कर दिया गया था और अभिव्यक्ति की आज़ादी उस वक्त खतरे में थी, और इसको लेकर उन्होंने बड़ा काम किया था। और अपने कार्यकाल के दौरान देश की एकता और अखंडता के लिए भी इनका बहुत अहम योगदान रहा है। ऐसा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ़ोन करते वक्त बताया और अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, तो उससे कहीं न कहीं यही संदेश जाता है कि शायद अगले मतलब भविष्य को देखते हुए और भविष्य में लोगों को लाल कृष्ण आडवाणी से प्रेरणा मिले। लाल कृष्ण आडवाणी के जो कार्य हैं, हालाँकि इनका एक विवादित बिंदु भी रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन किसी के कार्यों को भी भुलाया नहीं जा सकता है अगर उसने अपने समाज में उसने इस समाज के लिए कुछ किया है। मुलायम सिंह यादव के ऊपर भी जो है उन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, लेकिन उनके भी कुछ कार्य रहे थे जिसकी वजह से उन्हें ये सम्मान मिला था। तो निश्चित रूप से इनके भी कुछ अगर पॉजिटिव पॉइंट हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं, उसके बीच में अगर हम एक पद की जिम्मेदारी रहते हुए जिस तरीके से इन्होंने समाज के लिए काम किया था अपने पद पर रहते हुए, शायद उसी का नतीजा है कि आज इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी वो शख्सियत हैं जिनका जन्म भारत में नहीं होकर के पाकिस्तान में हुआ था। जी हाँ, ये वो दौर था जब भारत अविभाजित स्थिति में था, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही हुआ करते थे, और उस वक्त इनका जो जन्म था वो कराची में हुआ था। एक व्यापारी घराने से अंततः जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे की विभीषिका के बीच इन्हें पाकिस्तान से भाग कर के जो परिवारीजन थे, इनके पिताजी वगैरह थे, उनको भाग करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। और हालांकि ये उस वक्त जो है लाहौर में पढ़ भी रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी और ये लाहौर से या हिंदुस्तान आ गए, यानी पाकिस्तान से भाग करके ये इनका परिवार हिंदुस्तान आ गया। फिर हिंदुस्तान में इन्होंने मुंबई से में पढ़ाई की, फिर उसके बाद में इन्होंने लॉ में ग्रेजुएट किया। इस तरीके से इनकी पढ़ाई चली रही। शुरू से ही ये संघ के मार्गदर्शन में रहे और संघ के प्रति इनका जो झुकाव था वो शुरू से ही था। और इसके बाद इन्होंने ये वो सदस्य हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी वो सदस्य हैं जब साल 1951 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, यानी कि जब जनसंघ का गठन हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, तब ये उस वक्त भी यानी भाजपा के कर्णधार नेताओं में शामिल थे। भले ही ये उस वक्त सचिव थे, लेकिन सचिव बनाए गए थे, लेकिन ये उन सदस्यों में शामिल हैं जिन्होंने भाजपा यानी आज की भाजपा की नींव रखी थी, जो कभी जनसंघ हुआ करती थी। तो जी हाँ,
तो लाल कृष्ण अडवाणी ने अपने समय में मतलब इन्होंने लगातार अपने स्तर पर समाज सेवा भी की हुई है, समाज के लिए बहुत सारे काम भी किए हुए हैं। देश के लिए भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। जब भी चाहे वो अगर इन्होंने गृह मंत्रालय संभाला तो उसमें भी इन्होंने जो है जो पुलिस विभाग से लेकर के सेना को विकसित करने के प्रति इनके जो कार्य रहे वो काफ़ी अहमियत भरे रहे हुए हैं। और इन्होंने मतलब जिस तरीके से अपने राजनीतिक करियर के दौरान देश की एकता के लिए देश के लिए सही कदम उठाने के लिए योगदान दिया है, देश के लिए देश की आम जनता के उत्थान के लिए काम किया है, तो शायद वो भी एक बड़ा पहलू था जिसकी वजह से इन्हें सम्मानित किया गया। बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी राजनीति है, अपने अपने विवाद हैं, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। विवादित पहलू जो विपक्ष है उसका आरोप हमेशा ये रहता है कि लाल कृष्ण अडवाणी की वजह से ही अयोध्या में बाबरी जो ढांचा था उसका विध्वंस किया गया था। और क्योंकि लाल कृष्ण अडवाणी ही वो शख्सियत थे जिन्होंने अयोध्या से मतलब जो है रथ यात्रा निकाली हुई थी, मतलब अयोध्या से कह रहे वो सोमनाथ से अयोध्या में मंदिर बनवाने के लिए रथ यात्रा निकाली थी। और उसके बाद में लगातार वो इस दिशा में काम करते गए और उन्होंने वो इसके लिए मतलब जब वो गुजरात से चले तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश बहुत सारे राज्यों में वो गए, लेकिन जब वो बिहार पहुँचे तो उनकी गिरफ्तारी भी हुई और उसके लिए उन्होंने गिरफ्तारी भी दी। अपना तन मन धन राम मंदिर को समर्पित करने वाले लाल कृष्ण अडवाणी की ही शायद आज देन है कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके शिष्य हुआ करते थे और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को सँवारने में लाल कृष्ण अडवाणी का काफ़ी अहम योगदान माना जाता है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से लाल कृष्ण अडवाणी ने मतलब जब रथ यात्रा शुरू की थी, फिर उसके बाद में फिर बाबरी वहाँ पर विध्वंस होता है, फिर तब उसके बाद में मुकदमा चलता है। मुकदमे में इनके ऊपर भी आरोप थे, लेकिन हालाँकि आरोपों से बरी हो गए थे और अंततः इसके बाद में जब चुनाव यानी कि अभी जब प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को अभी राम मंदिर का उद्घाटन किया है, तो निश्चित रूप से ऐसे ऐसी शख्सियत को लेकर के देश के तमाम लोग थे, तमाम जो ऐसी शख्सियतें थी, उनके अंदर कहीं न कहीं ये मानना था कि उनका ये मानना था कि जो इनका योगदान है उसे ध्यान में रखते हुए इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तो शायद ये मांग कर्पूरी ठाकुर के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी पहुंच रही थी। शायद यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्होंने मतलब उस चीज़ पर सोचा समझा और एक जो टीम होती है उस पर उसके साथ उन्होंने चर्चा की और इसी वजह से लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया। तो वैसे ऐसा कहा जाता है कि मतलब यह है कि लाल जो भारत रत्न है वो जो है कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में दिया गया था तो उसके बाद में कई संशोधन किए गए थे, जिसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में समाज सेवा के क्षेत्र में भी जो भी अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसे देने में कोई भी गुरेज नहीं होता है, नहीं है मतलब। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से शायद समाज सेवा ही इनका सबसे बड़ा इशू रही और इसी वजह से आज इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथियों आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा था कि जब देश में मतलब जो है प्रेस की आज़ादी बिल्कुल नहीं थी, तो प्रेस के लोग कुछ छाप नहीं सकते थे। सभी जो प्रिंटिंग प्रेस थे उनको जब्त कर लिया गया था, यानी कि जहाँ पर अखबारें छपते हैं, जहाँ पर इन चीज़ों को छापा जाता है वहाँ पर जो है अखबार जहाँ छपा करते हैं उन सबको जब्त कर लिया गया था और ऐसे ऐसे नियम बना दिए गए थे ताकि सरकार के विरोध में कोई लिख ना पाए। और ये सब किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में, जब इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं जिसकी वजह से प्रेस को खुल करके बोलने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन इनका ऐसा मानना था, लाल कृष्ण अडवाणी को ऐसा मानना था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को जो है छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है और लोगों को की वैचारिक प्रतिक्रिया देने से ही समाज का भला होता है। और उसके बाद में नए नए विचार आते हैं और जब ये विचार इस अखबार में छपते हैं तो उसके बाद में वो एक लोगों तक पहुंचते हैं, फिर इसका प्रसार होता है और वो आम जनता की आवाज़ बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के इन्होंने अच्छा काम किया था और अपने समय में लाल कृष्ण अडवाणी ने जिस तरीके से गृह मंत्रालय संभाला, देश के हित में कई बड़े कदम उठाए थे, तो उसका भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल रहा है। अब इसको लेकर के जब इन्हें आज जो है जब पदक मतलब ये भारत रत्न सम्मानित करने का ऐलान हुआ तो उनकी बेटी का उनके परिवारजनों का खुशी का ठिकाना नहीं है। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने भी बधाई दी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें यानी कि लाल कृष्ण अडवाणी को मिला है, हम उन्हें बधाई देते हैं और उनकी समाज सेवा के योगदान को देखते हुए इसे दिया गया है। और अखिलेश यादव ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे यानी कि ये जो सम्मान यानी ये जो सम्मान दिया गया है लाल कृष्ण अडवाणी जी को, तो कहीं न कहीं भाजपा भविष्य के चुनाव को देखते हुए ऐसा कर रही है
और इसके अलावा अजय राय ने भी उन्हें सम्मान देने की बात पर कहा कि हम मतलब लालकृष्ण अडवाणी जी का सम्मान करते हैं और ये भारत रत्न दिए जाने पर, लेकिन क्या सिर्फ भाजपा के नेताओं को ही मिलेगा, कांग्रेस के लोगों को नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस में भी अच्छे अच्छे लोग हैं, उन्हें भी दिया जाना चाहिए। तो ये तो राजनीतिक प्रतिक्रिया हो गई। उधर जो अभी ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, उसमें जो जमाते इस्लामी हिंद के बड़े नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं बशीर जी, तो उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि कहीं ना कहीं ये भाजपा जो है उन लोगों को सम्मानित कर रही है जिन्होंने देश की एकता को छिन्न भिन्न करने का काम किया है, इसको कहीं ना कहीं नस्त नाबूद करने का काम किया है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से ऐसा कहा जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि क्योंकि अगर एक ये पहलू होता है तो दूसरे भी तमाम पहलू होते हैं। कई बार क्योंकि उन्हें कोर्ट ने भी निर्दोष घोषित किया था, बरी किया था, तो निश्चित रूप से जब कोर्ट ने बरी कर दिया है तो उसके बाद में कई सवाल नहीं बनते। हालांकि जो इसके उपाध्यक्ष हैं यानी कि जमात इस्लामी हिंद के जो उपाध्यक्ष हैं उनका तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मतलब ये जो ज्ञानवापी मामले पर जो कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया आई हुई। तो उनका कहना है कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं मेजॉरिटी के हिसाब से फैसला दे रहा है और वो नीति और न्याय की बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर के इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये बड़ी एक विडम्बना है जिसको ध्यान में रखा जाना ज़रूरी है। और मतलब सरकार को भी जो कोर्ट के खिलाफ यानी कि जो फैसले होते हैं यानी कि कोर्ट के खिलाफ जो लोग बोल जाते हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो साथियों आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।